नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम हुमायूं के विषय में पढ़ेंगे। जिस लेक्चर को मैंने लास्ट छोड़ा था वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं इसको, और हमने लास्ट में जहां तक पढ़ लिया था उसी के आगे आज मैं अपना ये लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। तो हमने लास्ट में अपने लेक्चर में देख लिया था कि हुमायूं किस तरह से भारत पे गद्दी पे काबिज होता है, किस तरह से उसको बहुत सारे युद्धों का सामना करना पड़ता है और किस तरह से उसको अफगान शक्ति का सामना करना पड़ता है, फिर वो किस तरह से विफल होता है अफगानों के विरुद्ध, और उसकी विफलता के क्या कारण थे और उसको किस तरह से जो भारत है उसको छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये सब हमने समीक्षा कर ली थी अपने पिछले लेक्चर में। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्धों की मैंने चर्चा की थी, जिसमें बिलग्राम का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, दादरा का युद्ध है, और खास करके गुजरात के जो शासक हैं बहादुर शाह, उसके साथ जिस तरह से उसका युद्ध हो रहा है, जिस तरह समीकरण बन रहे हैं, और उसका भाइयों के साथ किस तरह से समीकरण बन रहा है, वो सब हमने अपने पिछले लेक्चर में देख लिया था। तो आज मैं शुरू कर रहा हूँ उसी के आगे से। निर्वासित हो जाता है हुमायूं और उस तरह से उसकी जो जिंदगी है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि हमने देखा था पिछले अपने लेक्चर में कि उसका किसी भी भाई ने कोई साथ नहीं दिया। जब वो दिल्ली की गद्दी पे बैठता है तो किस तरह से कामरान लाहौर से कूच कर जाता है और फिर वो किस तरह से हिसार और सब जिले जो है वो कामरान को दे देता है। उसके बाद फिर जब वो गुजरात में भी जब वो विजय प्राप्त करता है, हिंदाल को वहाँ का प्रशासक नियुक्त करता है, तो किस तरह से हिंदाल वहाँ से ही भाग जाता है, और जो उसका भाई है कामरान और अस्करी वो भी उसके अगेंस्ट है, दोनों के दोनों। और जब वो शेरशाह सूरी के विरुद्ध भी खड़ा होता है, उस समय भी कामरान जो है, जब वो देखता है कामरान की हुमायूं को शेरशाह सूरी ने बुरी तरह से हरा दिया है बिलग्राम चौसा के युद्ध में 1539 में, तो जो कामरान है वो अपनी सेना लेके 10,000 की सेना लेके चला जाता है दिल्ली से और उसका साथ छोड़ देता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं उसके साथ। बट इसी के बीच में एक अच्छी चीज़ ये होती है कि उसकी जो शादी है वो हो जाती है हमीदा बानो बेगम से, जो कि एक सूफी टाइप के जो व्यक्ति हैं, मीर अली अकबर उनकी बेटी है, और उसी से इसको एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम है अकबर। तो हुमायूं जो है वो अमरकोट के राणा से सहायता की उम्मीद में पहुंचता है, और वहीं पे अमरकोट में ही अकबर का जन्म होता है राणा के यहाँ, अमरकोट के राणा के यहाँ 15 अक्टूबर 1542 को। राजपूत भी लेकिन हुमायूं की कोई मदद नहीं करते, और इसकी वजह से हुमायूं जो है कंधार भाग जाता है, और कंधार पर पहले से अस्करी का अधिकार है, काबुल पर कामरान का अधिकार है, और कामरान और अस्करी दोनों मिलकर हुमायूं को कैद करने की योजना बनाते हैं, जिसका हुमायूं को पता चल जाता है। हुमायूं जो है इसकी खबर लगते ही अकबर को महामंगा के पास छोड़ के, कंधार में छोड़कर हमीदा बानो बेगम के साथ ईरान चला जाता है तो इस उम्मीद में जाता है कि शायद ईरान का जो शाह है वो उसकी मदद करेगा, और अकबर को हमीदा बानो बेगम को अपने साथ ले जाता है, अकबर को छोड़ देता है महामंगा के सुरक्षा में। तो ईरान में जब हुमायूं पहुंचता है तो जो वहां का शाह है जिसका नाम है शाह तहमास्प, वो कुछ शर्तें रखता है। कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम शिया मत स्वीकार करो, क्योंकि हमको पता है जो ईरानी हैं वो सारे के सारे शिया मत को मानने वाले हैं। तो शिया मत स्वीकार करने की शर्त रखता है। दूसरा ये बोलता है कि जब भी तुम विजय प्राप्त करोगे तो मैं तुमको जो सेना दूंगा उसके बदले में मुझे कंधार के ऊपर अपना अधिकार चाहिए। तो जो ईरान का शाह है वो अपनी क्योंकि पूर्वी सीमाओं को बढ़ाना चाह रहा है, तो कंधार अपने हिस्से में चाहता है, और ये संधि हो जाती है। हुमायूं उसकी दोनों शर्तें मान लेता है, और इसकी जो संधि है ये, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बैरम खान, जो आगे चल के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। फिर कंधार विजय होती है, कंधार को वो अस्करी से जीत लेता है हुमायूं, ईरान के शाह की जो सेना है उसकी मदद के साथ। तो पहले तो जो कंधार है वो शाह को दे देता है, लेकिन शाह की मृत्यु हो जाती है, और शाह की मृत्यु के बाद जो है हुमायूं बैरम खां को वहां का प्रशासक नियुक्त कर देता है। तो इसीलिए यही कारण है कि आगे चल के जब हम जहांगीर काल में देखते हैं कि जो ईरान का शाह है वो हमेशा कंधार और जो जितने भी भारत के पश्चिमी क्षेत्र हैं, जो अफगानिस्तान का पश्चिमी क्षेत्र है, उसके ऊपर अपना अधिकार मानते हैं, हमेशा अपनी जो रूल है उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो शर्त है ये हुमायूं ने रखी थी, हुमायूं ने एक्सेप्ट की थी, इन शर्तों को एक्सेप्ट किया था। इसलिए आगे चल के ये एक बोन ऑफ कंटेंशन बना रहा है हमेशा, मुगल साम्राज्य और जो फारस का साम्राज्य है, हमेशा ये एक झगड़े की जड़ बन के रहा है, और उसका रीजन यहीं पे है, यहीं उसकी बुनियाद रखी जाती है। इसके बाद काबुल विजय करता है, बल्ख को जीतता है, और जैसे ही बल्ख को जीत के वो आगे बढ़ता है, कामरान फिर से काबुल पर हमला करके अधिकार कर लेता है। तो हुमायूं अपने भाई कामरान को अब यहाँ पे अंधा करवा देता है, और हिंदाल जो है वो इस युद्ध में मारा जाता है। और इसी में एक बड़ी दिलचस्प सी घटना होती है कि जो हुमायूं है जब वो किले को दोबारा जीतने जा रहा है, उस समय जो अकबर है, छोटा है, बच्चा है अभी, अकबर को तोप के सामने लटका दिया जाता है, और वहां पे महामंगा जो है अपनी जान पे खेल के कामरान से उसके जो हुमायूं का जो बेटा अकबर है उसकी रक्षा करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है, और कई बार इसको किस्से कहानी में सुनाया जाता है कि अकबर का जो जन्म हुआ है वो किन स्थितियों में हुआ है,
और अकबर जो है वो किस तरह से बचा है अपनी मौत की, मतलब अपने अपने आप को किस तरह से बचा है। वो इतना छोटा है, बच्चा है, और उसको लटका दिया गया, तोपों के सामने गोले चल रहे हैं और कोई उसको बचा रहा है, महामंगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आगे चल के अकबर की ज़िंदगी में। फिर भारत पुनर्विजय होती है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, शेर शाह की मृत्यु तक तो भारत को पुनर्विजय करने का ख्वाब देख ही नहीं सकता था हुमायूं। तो 1553 में शेर शाह की जब मृत्यु हो जाती है, उस समय भारत में जो अफगान साम्राज्य है वो विघटित होने लगता है, और सभी प्रांतों में जो प्रभारी हैं वो अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं। फिर यहाँ पे अब धीरे धीरे, क्योंकि उसने पश्चिमी भाग जीत लिया है, तो वो भारत की तरफ आगे बढ़ता है, और 15 मार्च 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को हराता है। 1555 में हुमायूं ने सिकंदर सूर को सरहिंद के युद्ध में हराकर हुमायूं ने दिल्ली को पुनः हासिल कर लिया। तो ये जो युद्ध हैं, मैंने आपको पहले बताया था, इसके क्रम पूछे जाते हैं नेट के एग्जाम में, और अगर पीजीटी का एग्जाम है या टीजीटी का एग्जाम है तो उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मच्छीवाड़ा का युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा, या सिकंदर सूर को कहां पे हराया। तो ये जगह इंपॉर्टेंट है और इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। अब हुमायूं जीत लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा दिन तक शासक बन के नहीं रह पाता। उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है 20 जनवरी 1556 को। ये जो आपको स्क्रीन पे बिल्डिंग दिख रही है, ये शेर मंडल है, पुस्तकालय है, और इन्हीं की सीढ़ियों से गिर के हुमायूं जो है वो घायल हो जाता है, और 24 जनवरी 1556 को उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो आर्किटेक्चर है, ये पूरा शेर मंडल, ये इसके बारे में मैं अपने लेक्चर में बता चुका हूँ, जब हमने बात की थी मुगल आर्किटेक्चर के ऊपर, और उसमें मैंने हुमायूं के स्थापत्य कला के विषय में बताया था। तो ये शेर मंडल की सीढ़ियों से ही गिर के मरता है, और पुस्तकालय है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हुमायूं की मौत कैसे हुई, जैसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ऐबक की मृत्यु से जुड़ा हुआ कि ऐबक कैसे मर गया, तो वो चौगान खेलते हुए मरा था, ये पुस्तकालय से गिर के मरा। 17 दिन तक हुमायूं की जगह मुल्ला बेकसी को दिखाया जाता रहा। मुल्ला बेकसी उसका कुछ हमशक्ल की तरह से था, और उसको दिखाया जाता रहा जितनी जनता थी उसको, क्योंकि अकबर उस समय वहां था नहीं, और मुगल साम्राज्य में विद्रोह ना हो जाए, इससे पहले कि अकबर पहुंचे और वहां पे मुगल साम्राज्य में विद्रोह ना हो जाए, तो वहां पे मुल्ला बेकसी को दिखाया जाता रहा। हुमायूं का मकबरा अकबर के समय में हाजी बेगम ने बनवाया। हुमायूं से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें हैं, जैसे लेनपुल जो इतिहासकार, आधुनिक इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही मर गया। अब ये महत्वपूर्ण और दिलचस्प बातें तो हैं ही, लेकिन आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेट के एग्जाम में सीधा सीधा स्टेटमेंट देते हैं और पूछते हैं कि ये किस इतिहासकार ने किसके विषय में कहा। तो दो चीज़ें हैं ध्यान देने वाली, किस इतिहासकार ने कहा और किसके विषय में कहा। तो वो जीवन भर लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ाते हुए ही मर गया। अगर आपको पता होगा कि शेर मंडल से गिर के हुमायूं मरा है, तो ये आप कनेक्ट कर लेंगे कि हुमायूं के बारे में कहा है और ये लेनपुल ने कहा है। ज्योतिष पर ये विश्वास करता था, और सप्ताह में दिन के हिसाब से रंग के कपड़े पहनता था। अर्स्किन कहता है कि हुमायूं अगर जल्दी ना मरता तो वो अंतिम मुगल बादशाह होता। बहुत ही डीप थॉट है अर्स्किन जी का, और ये मतलब काफी विचारणीय है कि क्योंकि हमको पता है हुमायूं का जिस तरह से रवैया रहा है, और शायद उसने जीत जरूर लिया भारत को, मगर अगर वो बहुत दिन तक काबिज रहता गद्दी पे, तो शायद वो भारत को फिर से खो देता, और हो सकता है कि अंतिम मुगल बादशाह भी होता अगर और थोड़ा जी गया होता। तो शायद अकबर को इतना मौका नहीं मिलता कि वो कंसोलिडेट कर पाए एम्पायर को अपने। अच्छा, किताबों का इसको शौक था काफी, और अपना पुस्तकालय जो है वो साथ लेके चलता था। तो ये कुछ बातें थी हुमायूं से जुड़ी हुई। अब मैं आपको कुछ प्रश्न कराता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्हीं से जो प्रश्न जिस तरह से आए हैं एग्जाम में, नेट के एग्जाम में भी आए हैं, कुछ और एग्जाम्स में आए हैं, उनकी मैं चर्चा करूंगा। तो हुमायूं के समय में लड़े गए इन युद्धों को कालक्रम में लगाएं। पहले मैंने आपको बताया था युद्ध जितने भी हैं उनकी क्रोनोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मच्छीवाड़ा का युद्ध, दादरा, चौसा और बेलग्राम। इसमें से मैंने मच्छीवाड़ा के युद्ध आपको आज बताया है, 1555 में लड़ा गया। दादरा, चौसा और बेलग्राम की हमने पिछले लेक्चर में अपनी बात की थी, जिसमें चौसा का जो युद्ध था वो 1539 में उसने शेरशाह सूरी के विरुद्ध लड़ा था, जब वो बंगाल से वापस लौट रहा होता है। और उसी के बाद बेलग्राम और कन्नौज जिसको हम बोलते हैं, उसका युद्ध होता है 1540 में। दादरा का युद्ध उससे बहुत पहले हो जाता है। दादरा का युद्ध जो है अफगानों के विरुद्ध ही लड़ता है, लेकिन इसमें शेरशाह सूरी जो है वो अफगानों का साथ नहीं देता, और यहीं पे बायजीद जो है उसकी मृत्यु होती है, अफगान सरदार है। तो इस तरह से इसका जो क्रम बनेगा वो बनेगा 2, 3, 4, 1, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, बाबर के भारत आक्रमण के समय दौलत खां लोधी ने, माफ कीजिएगा बे लिख दिया गलती से, दौलत खां लोधी ने कमर में 2 तलवार बांध रखी थी। ये कथन है एक बाबर के लिए और एक इब्राहिम लोधी के लिए। ये किस इतिहासकार ने ऐसी टिप्पणी की है? इरफान हबीब, सतीश चंद्र महोदय, एच.सी. वर्मा या जदुनाथ सरकार। तो ये सतीश चंद्र महोदय ने बोला है कि जिस समय बाबर दोबारा आ रहा था, जब आक्रमण करने आ रहा था, उस समय, क्योंकि हमको पता है दौलत खां लोधी ने ही बाबर को भी आमंत्रित किया था, लेकिन इब्राहिम खां से भी वो अलग चाहता था, अपना साम्राज्य चाहता था,
लेकिन जब बाबर आता है उस समय सिचुएशन बदल चुकी होती है। इसको बहुत मतलब डीपली इसको समझाया है किस तरह से। मैंने जब अपना लेक्चर दिया था बाबर के ऊपर, तो वो भी 2 सीरीज में था, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह समीकरण बदल जाते हैं, किस तरह से दौलत खां लोधी अब बाबर के भी विरुद्ध खड़ा हो जाता है, और किस तरह से उसका जो बेटा है दौलत खां लोधी का, वो थोड़ी सी अकलमंदी दिखाता है, और किस तरह से दौलत खां लोधी मर जाता है। प्रश्न नंबर 3 है, ये असर्शन रीजन का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न नेट के एग्जाम में बहुत आते हैं। बाबर अफगानों का भरोसा जीतना चाहता था, ये स्टेटमेंट है, कथन है। इसका कारण दिया है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी की मां को 7 लाख आय वाला परगना दिया। तो सिंपल सा है, पहले तो आपको ये देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो दोनों के बीच में आप लगाएंगे क्योंकि, और अगर वो क्योंकि जस्टिफाई होता है तो ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं जस्टिफाई होता है तो बी हो जाएगा। और अगर स्टेटमेंट दोनों में से एक कोई गलत होगा तो सी और डी होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा। बाबर अफगानों का भरोसा जीतना चाहता था, ये एकदम सही बात है, चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी थी, और मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से वो घाघरा के युद्ध पे जाता है, लेकिन फिर भी वो जो बिहार और बंगाल का क्षेत्र है वहां नहीं जाना चाहता। वहां पे सबसे पहले वो अपने अवध में अपनी जो स्थिति है उसको मजबूत करना चाहता है, और अफगानों सरदारों को अपने साथ लेना चाहता है। और जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया कि शेरशाह सूरी ने भी मुगल बादशाह बाबर के साथ मिलकर चंदेरी का युद्ध लड़ा था, किसके खिलाफ, जो राजपूत है उनके खिलाफ जो है शेरशाह सूरी भी एक समय में बाबर के साथ था। तो अफगानों का तो भरोसा जीतना चाहता भी था और कुछ हद तक उसमें कामयाब भी हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी की मां को 7 लाख आय वाला परगना दिया, ये भी एकदम सही बात है। अब लगाते हैं दोनों के बीच में क्योंकि। तो बाबर अफगानों का भरोसा जीतना चाहता था क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी की मां को 7 लाख वाला आय वाला परगना दिया। तो क्या ये क्योंकि यहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है? थोड़ा सा सोच के देखिए आप। यहाँ पे क्योंकि की जगह बल्कि अगर इसलिए लगा दें तो थोड़ा सा जस्टिफाई होता है, बट अगर मैं इन्हीं को पलट दूं, मतलब आर वाला जो स्टेटमेंट है उसको ए में डालूं और ए वाला आर में डालूं, तो किस तरह से बनेगा? वहां पे क्योंकि जस्टिफाई हो जाएगा। बाबर ने इब्राहिम लोदी की मां को 7 लाख आय वाला परगना दिया क्योंकि बाबर अफगानों का भरोसा जीतना चाहता था। यह जस्टिफाई होता है, लेकिन यह जस्टिफाई नहीं होता कि बाबर अफगानों का भरोसा जीतना चाहता था क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी की मां को 7 लाख वाला परगना दिया। बल्कि जस्टिफाई क्या यहाँ पे हो जाएगा, बाबर अफगानों का भरोसा जीतना चाहता था इसलिए बाबर ने इब्राहिम लोदी की मां को 7 लाख वाला परगना दिया। लेकिन यहाँ पे हमको इसलिए जो वर्ड है उसको जस्टिफाई नहीं करना, यहाँ पे क्योंकि वर्ड जो है वो जस्टिफाई होना चाहिए, यानी कि बिकॉज जस्टिफाई होना चाहिए। बिकॉज इंग्लिश में अगर आप हैं तो बिकॉज जस्टिफाई होना चाहिए। तो इसलिए ये जस्टिफाई नहीं होता, इसलिए हमारा जो आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं है। तो ये कुछ प्रश्न थे अभी तक जो हमने मुगल का जो इतिहास पढ़ा है उसके ऊपर। अब आगे मैं इसी श्रृंखला को कंटिन्यू करूंगा और हम बात करेंगे शेरशाह सूरी की। तो मिलता हूं अपने आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।